तो आज हम पढ़ेंगे सीए फाउंडेशन के लॉ पेपर में जितने भी डॉक्ट्राइन्स हैं उन सभी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि कोई भी थर्ड पार्टी, अगर कोई दो पार्टी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और अगर कोई पार्टी कुछ गलत कर रहा है या फिर मान लीजिए बायर जो है वो पैसे देने को तैयार नहीं है और सेलर वो गुड्स देने को तैयार नहीं है। आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि ए गुड्स बी को देगा, ठीक है। अब बी चाहे ऐसा भी हो सकता है कि बी ना मान रहा हो पैसा देने को, या हो सकता है कि ए कह रहा हो कि नहीं अब मैं गुड्स नहीं दूंगा, टाइम आने पर दोनों मुकर रहे हैं, या हो सकता है कोई एक पार्टी मुकर रहा है। तो इसका कहना है कि कोई थर्ड पार्टी जो है वो केस नहीं कर सकता। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है तो कोई थर्ड आदमी जो है वो केस नहीं कर सकता है। ये तो बात है जेन्युइन सी, ठीक है, कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, तो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट आगे चलकर कोई नहीं परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, चाहे वो ए हो या बी, तो कोई थर्ड पार्टी उसमें केस नहीं कर सकता कोर्ट में। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शन मतलब वो केसेस जहाँ पर थर्ड पार्टी भी केस कर सकता है। अगर ए और बी के बीच में कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पर सी जो है वो केस कर सकता है, जबकि वो उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है फिर भी। जैसे कि देखिए, फैमिली सेटलमेंट मतलब मान लीजिए फैमिली में कोई डिस्प्यूट्स होता है, अगर दो भाई लड़ रहे हो तो उस केस में कोई गांव का आदमी भी आके सुलझा देता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये हो गया इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। मतलब अगर फैमिली में कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हुए हैं तो उससे कोई थर्ड पार्टी भी उन दोनों के बिहाफ पे केस कर सकता है। अगर एक भाई दूसरे को मार रहा है तो जो आउटसाइडर्स हैं, जो गांव के लोग हैं, वो केस कर सकते हैं जो भाई गलत कर रहा है उसके खिलाफ, ठीक है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स। अगर दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है शादी करने का और एक कोई मुकर रहा है करने से, ठीक है, तो उस केस में कोई थर्ड पार्टी, थर्ड आदमी भी केस कर सकता है कि हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें शादी करनी चाहिए। इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल, व्हेन द बेनिफिट अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट हैज असाइन द असाइनी कैन फाइल। कर कि जब बेनिफिट्स एक असाइनी को साइन किया गया है कि आपको बेनिफिट्स मिलेगा और अगर उसे बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहा तो उस केस में क्या है कि कोई आउटसाइडर केस कर सकता है। नेक्स्ट वन है एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपेल। देखिए, एक्नॉलेजमेंट और एस्टोपेल क्या है? ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और ए और बी के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट है तो ए ने क्या किया कि सी को पैसा दिया कि तुम बी को दे देना, ठीक है। और अगर सी बी को पैसे नहीं दे रहा है तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है वो केस कर सकती है। किसके खिलाफ? सी के खिलाफ, कि आप पैसे नहीं दे रहे हैं, आपको पैसे देने चाहिए। तो यहाँ पर वो इंसान इसमें शामिल नहीं है जो सी है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ कोई और भी केस कर सकता है। नेक्स्ट जो है सेकंड हमारा डॉक्ट्राइन, वो है कैविएट एम्प्टर। देखिए, कैविएट एम्प्टर क्या कहता है कि अगर कोई बायर है वो सामान खरीदने जा रहा है और अगर सामान खरीदने के बाद अगर सामान में कुछ कमियां हैं, कुछ डिफेक्टिवनेस है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बायर ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि कैविएट एम्प्टर के अनुसार अगर कुछ आप खरीदने जा रहे हैं एज ए बायर तो आपको हर एक प्रकार की क्वेश्चंस पूछ लेनी चाहिए, क्वालिटी चेक कर लेनी चाहिए, सब कुछ मतलब ओवरऑल इन्फॉर्मेशन जो है वो ले लेनी चाहिए, तभी गुड्स को आफ्टर सेटिस्फैक्शन खरीदना चाहिए। लेकिन कैविएट एम्प्टर के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। मतलब वैसा सिचुएशन जब एक बायर कुछ भी ना पूछा हो और फिर भी वो सामान खरीद लिया चुप होकर, अगर वो सामान ख़राब निकलता है तो उस वक्त सेलर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब देखिए, कैविएट एम्प्टर क्या कहता है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए बायर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसको क्वेश्चन पूछने चाहिए थे, चेक कर लेनी चाहिए थी। मतलब सेल के बाद सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जब सेल के बाद भी सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। वो सब क्या क्या है? देखिए, फिटनेस एज टू क्वालिटी यूज। देखिए, अगर कोई ऐसा
कंपनी है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, कोई ऐसा एक दुकान है, ठीक है, जो क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचता है। मान लीजिए कि आप गए पूमा कंपनी में शूज़ खरीदने, ठीक है, अगर आप वहाँ से शूज़ खरीदते हैं और वो ख़राब निकलता है, डुप्लीकेट निकलता है, तो भले ही आप एज ए बायर वहाँ पर कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे हो, ठीक है, आप कुछ भी नहीं पूछे हो, लेकिन वहाँ पर ये सेलर का रिस्पॉन्सिबल बनता है कि वो डिफेक्टिव गुड्स ना दे। क्यों? क्योंकि आप पूमा कंपनी है, आप पूमा कंपनी की ही गुड्स सोल्ड करेंगे, आपका एक ब्रांड है। तो जो भी ब्रांडेड सेलर्स हैं वो उनसे क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं है बायर की। और अगर बायर वैसा गुड्स नहीं पाता है तो उस केस में सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों? क्योंकि सेलर को क्वालिटी का गुड्स बेचना था और वो डिफेक्टिव नहीं बेच सकता। यहाँ पर क्या है कि बायर टोटली डिपेंडेंट है सेलर पर कि हाँ सेलर अच्छा गुड्स बेचता है तो हमें भी अच्छा देगा, इसलिए वो चुप रहा। तो यहाँ पर सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई गुड्स ख़राब निकलता है। इफ़ गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम, बिल्कुल बात वही है कि अगर बहुत अच्छा आपका रिपुटेशन है, एक कंपनी का बहुत अच्छा रिपुटेशन, उससे आप जानते हैं कि हाँ ये सब कुछ गुड्स जो है वो अच्छा प्रोवाइड करता है, उससे आप खरीदते हैं और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते आप खरीदते वक्त, तो वहाँ पर जो है वो सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा अगर आपका सामान ख़राब निकलता है। गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, देखिए डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, ये गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन मतलब जैसा जो है वो डिस्क्रिप्शन दिया है, कौन? सेलर। अगर सेलर जैसा डिस्क्राइब करता है, अगर वैसा वो गुड्स नहीं देता है तो इसमें भी सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। बायर गया दुकान पे, सेलर बोला कि ऐसा ऐसा गुड्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन वो गुड्स बिल्कुल भी वैसे नहीं थे, तो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सेलर रिस्पॉन्सिबल। क्यों? क्योंकि उसने जैसा एक्सप्लेन किया था वैसा गुड्स नहीं दिया। गुड्स ऑफ मर्चेंटेबल क्वालिटी, जी हाँ, जो भी है वो सेलेबल गुड्स होना चाहिए, मतलब बेचने लायक ही गुड्स उसे देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं देता है तो इसके लिए सेलर लायबल होगा। नेक्स्ट वन इज सेल बाय सैंपल। क्या होता है ना कि जो हम पहली बार कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, और उसी के बेस पे अगर फिर से खरीदने जाते हैं उसी को आधार मानकर, ठीक है, तो सेलर को भी वैसा ही गुड्स देना चाहिए। अगर प्रीवियस ट्रांजैक्शन के बेसिस पर हम खरीदने गए हैं, ठीक है, हमने सामान खरीदा सेलर से दोबारा उसी के बेस पे, और अगर उससे मैचिंग गुड्स हमें नहीं मिला तो इसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल दोनों मैच करने चाहिए। अगर हमने प्रीवियस ऑर्डर किया है, मैंने सैंपल दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है, हमें ऐसा चाहिए, तो वैसा ही गुड्स हमें मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो जो है वो सेलर रिस्पॉन्सिबल है। ट्रेड यूसेज मतलब जो भी हम गुड्स कह रहे हैं कि हमें कैसा गुड्स चाहिए वैसा ही गुड्स मिलना चाहिए, मतलब जिस चीज़ का हमें ट्रांजैक्शन करना है, अगर वो ऐसा नहीं देता है तो इसके लिए सेलर रिस्पॉन्सिबल। अगर मान लीजिए कि गर्मी की दिन है, ठीक है, तो हम कपड़े खरीदने गए, तो जाहिर सी बात है उसमें हम वैसे कपड़े तो खरीदेंगे नहीं जो हम वुलन क्लॉथ होते हैं जो हम ठंडी में पहनते हैं, वैसे तो खरीदेंगे नहीं। तो सिचुएशन और सीजन के अकॉर्डिंग अगर हम किसी सेलर के पास जाते हैं, क्लॉथ्स खरीदते हैं या कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो सेलर को वैसा ही फेवरेबल जो है गुड्स देनी चाहिए सीज़न और कंडीशन के अनुसार। अगर वो ऐसा नहीं देता है तो इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। सेलर विंडो ड्रेसिंग, देखिए सेलर कभी कभी क्या है ना कि बोलेगा कुछ देगा कुछ, ठीक है, कुछ दिखाएगा अच्छा लेकिन उसका क्वालिटी ख़राब रहेगा, तो इसके लिए सेलर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट वन है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है, ये वायरस नहीं है, वायर्स VIRES। ठीक है, कोई भी काम जो है वो अगर एक कंपनी के अपने अधिकार या पावर से ऊपर अगर किया जा रहा है तो वो होता है अल्ट्रा वायरस। मतलब देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है वो एक गाइडलाइन है, ठीक है, कंपनी का, उससे ज़्यादा कोई कंपनी नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कंपनी कुछ गलत चीज़ें दिखा देती है, जैसे कि उनकी जो लोन लेने की कैपेसिटी है वो 10 लाख है तो वो लोग 15 लाख दिखा देंगे, ठीक है, सामने वाले को, क्रेडिटर को, कि ज़्यादा पैसे मिल सके। तो ये सब जो है वो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एग्जांपल है कि बोर्ड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी इज अलाउड टू रेज ओनली 5 लाख इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है एक्चुअली, इफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल रेज
7 lakhs without passing resolution और अप्रूवल देन इट इज़ कॉल्ड अल्ट्रा वायर्स। बिल्कुल वही है, अगर 5 लाख लेने की कैपेसिटी है डायरेक्टर्स के पास और अगर वो 7 लाख लेते हैं तो ये अल्ट्रा वायर्स है। ठीक है, इंट्रा वायर्स क्या होता है कि 5 लाख हमारा कैपेसिटी, हम 4 लाख ही लिए, तो इंट्रा वायर्स है, इससे कुछ इफेक्ट पड़ता नहीं है उतना। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का सिंपल सा मतलब है कि आउटसाइडर्स जो है वो अवेयर रहे हमारे बारे में। मान लीजिए कोई भी कंपनी है, उसका जो आउटसाइडर्स हो गए, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, सब वो सब खुद ही अवेयर रहे। ठीक है, हमें उन्हें कुछ बताने की ज़रूरत ना पड़े। अगर कुछ भी होता है, कुछ भी गलत होता है, तो उसके लिए आउटसाइडर्स रिस्पॉन्सिबल है। जैसे कि देखिए क्या है कि कंपनी जो है वो अपनी पब्लिक नोटिस जारी करती है। ठीक है, टोटल डिस्क्रिप्शन जो है कंपनी के बारे में वो दिया हुआ रहता है, बाहर बोर्ड पे लगा हुआ है। तो अगर कुछ कंपनी जो है वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, आउटसाइडर्स के साथ, और आउटसाइडर को लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है, ठीक है, तो अगर उसके साथ उसको ऐसा लगता है कि धोखा हुआ है तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि उसको पब्लिक नोटिस पढ़ना चाहिए थी। अगर मान लीजिए पब्लिक नोटिस जो है उस पर लिखा हुआ है कि आप 5 लाख तक मुझे क्रेडिट दे सकते हैं अमाउंट, ठीक है, और अगर आप उसे नहीं पढ़ें और एज ए क्रेडिटर आप उसको 10 लाख दे दिए, तो बाद में आपको कंपनी 5 लाख का ही इंटरेस्ट देगी, ना कि 10 लाख का। क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 5 लाख ही मेंशन है, और वही मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपके सामने डिस्क्लोज़ किया गया था 5 लाख का। आपने उसे पढ़ा नहीं और आपने कॉन्ट्रैक्ट कर ली, और आपने किससे कॉन्ट्रैक्ट की? जिससे कॉन्ट्रैक्ट की उससे भी आपने नहीं पूछा, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आउटसाइडर की है। ये तो हो गई बात डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस की। इसके ठीक अपोजिट में आता है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है कि कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज़ के लिए। अगर कोई भी फ्रॉड होता है आउटसाइडर्स के साथ तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगा। देखिए क्या है कि इंटरनल जो भी मैटर हो रहे हैं, किसको कितना पावर दिया जा रहा है, कौन डायरेक्टर कितना अपॉइंट कर सकता है, कितना अमाउंट रेज कर सकता है, ये सब कंपनी अंदर डिसाइड करती है। ये सब आउटसाइडर्स को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, उनको नहीं बताया जाता है। तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, अगर किसी को 5 लाख तक रेज करने की कैपेसिटी दी गई है इंटरनली, अगर वो 10 लाख रेज कर रहा है तो ये कंपनी की गलती है, आउटसाइडर थोड़ा ही जानेगा। आउटसाइडर तो सिर्फ यही पढ़ेगा ना बाहर कि हाँ मुझे 5 लाख देना है, 5 लाख इसका कैपेसिटी है। वो पब्लिक नोटिस में देखा कि इस कंपनी को मैं 5 लाख दे सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ कि जब वो 5 लाख देने जाता है तो जिस डायरेक्टर के पास कैपेसिटी था 2 लाख ही लेने का, वो भी 5 लाख ले लिया। तो इसके लिए तो आउटसाइडर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उससे कैसे पता चलेगा कि मैनेजमेंट ने इसको कितना पैसे या कितना फंड्स रेज करने की कैपेसिटी दिया है। ठीक है, तो देखिए 2-4 पॉइंट्स हैं। एनीथिंग डन रॉन्ग बाय द इंटरनल ऑफिशियल्स वाइल डीलिंग विद आउटसाइडर्स देन द कोर्ट विल लायबल द कंपनी फॉर फ्रॉड। बिल्कुल कंपनी लायबल है। एक्सेप्शन देखिए, द इंटरनल्स हु आर नोन टू द, क्या है, इंटरनल हु आर नोन टू द इंटरनल अफेयर्स but still do fraud, then company is not liable, since that director was known is also not liable। देखिए अब कोई डायरेक्टर को हम जान रहे हैं कि उसके पास कितनी कैपेसिटी है, ठीक है, उसको 2 लाख ही रेज करने की कैपेसिटी है, कंपनी दे रखी है, हमें पता है, लेकिन फिर भी हम उसको 5 लाख दे रहे हैं, तो इसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये था टोटल आपका जितने भी डॉक्ट्राइन्स हैं, आई थिंक सभी ख़त्म हो गए हैं। तो थैंक यू, आगे फिर मिलेंगे कभी।